चलें स्टार्ट करते हैं। तो क्या डिस्कस कर रहे थे? अच्छा, तो रिच एंड लासो रिग्रेशन हम डिस्कस कर रहे थे और इसमें हमने थोड़ी बहुत डिस्कशन करी थी, लेकिन एक मरतबा दोबारा से उसको रिकॉल करके फिर आगे एग्जीक्यूशन पे जाते हैं। तो कोई बताएगा रिच और लासो क्या करते थे? जी, रिच एंड लासो देखें, हमने बात की थी कि अगर मेरा मॉडल ओवरफिट हो जाए, सही है, और ओवरफिट होने का मतलब क्या था? ट्रेनिंग पे अच्छी एक्यूरेसी, टेस्टिंग के दौरान एक्यूरेसी अच्छी नहीं आती, तो इस सिनेरियो को हम बोलते हैं कि मॉडल ओवरफिट है। ठीक है, इस तरह के मॉडल को या मॉडल लर्निंग को ओवरफिट बोल देते हैं। तो अगर मॉडल ओवरफिट हो जाए तो उसकी मेन वजह हमने देखी थी कि क्या होती है। लेट से अगर मेरे पास दो ही फीचर्स हैं, सिर्फ एक्स और वाई, मतलब सिंगल एक्स कॉलम है और सिंगल वाई कॉलम, ठीक है, तो टू डायमेंशनल डेटा है और मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, उसके अगेंस्ट वाई वैल्यूज़ हैं, एक्स वैल्यूज़, वाई वैल्यूज़ हैं। तो इसकी एक इक्वेशन निकालता है। जब मैं लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करता हूँ, आपको याद होगा, LR डॉट फिट करता हूँ मैं और मैं उसको एक्स ट्रेन और जब वाई ट्रेन देता हूँ मैं, तो क्या करता है वो मुझे एक मैथमेटिकल रिलेशन निकाल कर बताता है। ठीक है, और वो मैथमेटिकल रिलेशन बेसिकली क्या होता है हमारा, अगर हम देखें y इक्वल्स टू mx प्लस सी होता है, सही है, मतलब सिंपल टू डायमेंशनल हमारे पास ये इक्वेशन है। अगर टू डायमेंशनल डेटा है तो इक्वेशन ये होती है, और इस इक्वेशन को बेसिकली वो फॉर्म नहीं करता, वो हमें कैलकुलेट करके ये वाली चीज़ बता रहा होता है, एम और सी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं वो स्लोप बताता है और इंटरसेप्ट बताता है। ठीक, इस स्लोप के डिफरेंट नेम्स दिए जाते हैं। कभी इसको वेटेज बोला जाता है, कभी इसको वेट बोला जाता है, कभी इसको कोफिशिएंट बोला जाता है, कभी स्लोप बोला जाता है, तो डिफरेंट इसके नेम्स हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है फिर इस कोफिशिएंट को, या जिसको हम एम बोल रहे हैं, और इस इंटरसेप्ट को जिसको हम सी बोल रहे हैं, इसको फर्दर यूज़ करके प्रिडिक्शन के दौरान हमें काम करके देता है। ठीक है, और हमने स्टार्ट में देखा था कि अगर मैं भी खुद इन दो एम और सी को निकाल लूँ और मैं भी इस तरह की इक्वेशन सिंपल सी बना लूँ, तो 100% वही प्रिडिक्शन कर सकता हूँ मैं भी, जो मॉडल मुझे प्रिडिक्शन के दौरान वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहा होगा। सही है, अब ये तो बात हो गई ये लीनियर रिग्रेशन या सिंपल मॉडल की। अब होता क्या है, अब आप बात को समझें यहाँ पर कि अगर मेरे पास एम की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, अगर एम की वैल्यू क्या बहुत ज़्यादा बड़ी, किस तरह से, इसको इस सिनेरियो में समझते हैं। लेट से ग्राफ है कुछ इस तरह का और ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, डेफिनेटली एक बेस्ट फिट लाइन बनाता है, और उस बेस्ट फिट लाइन का मतलब क्या होता है कि उसने मॉडल को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है, मॉडल ने मतलब डेटा को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। तो लेट से अगर मेरा मॉडल कुछ इस तरह की लाइन बनाता है, ठीक है, तो आप लोग मुझे सोच के बताएं इसका स्लोप क्या होगा। ऐसी आप मैथमेटिकली अगर आप सोचेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, कोई वैल्यू नहीं बतानी, बस ये बताना है कि अगर मेरे पास, चलें दो कंपैरिजन में देखें, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। तो अगर मैं लाइन नंबर 1 की बात करूं, लाइन नंबर 1 के बारे में बात करूं, तो इसका स्लोप किस तरह से होगा, छोटा या बड़ा, कंपेयर टू 2, स्मॉल स्लोप होगा। ठीक है, स्लोप का मतलब अगर उर्दू में देखें तो ढलान होता है, सही है, तो इसका स्लोप क्या होगा, कम आएगा कंपेयर टू दिस वन। तो अगर इसका स्लोप कम आ रहा है तो एम की वैल्यू क्या है, बेसिकली स्मॉल है। ठीक, अगर एम की वैल्यू स्मॉल है तो अगर आप इक्वेशन को दोबारा से अगर देखें तो क्या मालूम हो रहा है कि मेरे पास जो x की वैल्यू है उसका मतलब अगर m जो है एक छोटा नंबर है, तो जो भी x की वैल्यू होगी, जब छोटा नंबर उससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो उसका इफेक्ट कम आएगा डेटा के ऊपर। सही है, समझ रहे हैं बात को। तो अगर m छोटा है, मेरा m स्मॉल आ रहा है, तो मतलब क्या है कि मेरा x का जो ओवरऑल इफेक्ट है मेरी प्रिडिक्शन पर, y के ऊपर, वो थोड़ा कम है कंपेयर टू लाइन नंबर 2। अगर लाइन नंबर 2 पे हम बात करें, ऑल्दो के दोनों लाइंस बिल्कुल क्या है, ख़राब लाइंस हैं, ठीक है, लेकिन मैं बात क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हम लाइन नंबर 2 की बात करें तो इसका स्लोप क्या आ रहा है, इसका स्लोप हाई है, काफ़ी ज़्यादा होगा कंपेयर टू लाइन 1। ठीक है, तो अगर हम इस वाले स्लोप को इक्वेशन के अंदर यूज़ करते हैं तो आपको आइडिया होगा कि नंबर क्या हमारा ये बड़ा है, मतलब स्लोप क्या आएगा, बड़ा आ रहा होगा, और जिसकी वजह से अगर मैं किसी छोटे नंबर को ही मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा इस टर्म का, ज़्यादा पड़ेगा किस पर, प्रिडिक्शन पर, बाय प्रिडिक्शन है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ओवरफिट का कॉन्सेप्ट आता है कि लेट से कि अगर मेरे मॉडल ने अगर बहुत ज़्यादा पॉइंट्स को कवर कर लिया है या अच्छे से डेटा को
कवर कर लिया, ठीक है, इतना अच्छे से कवर किया है कि उसने तकरीबन हर पॉइंट को या मेजॉरिटी ऑफ पॉइंट्स को पास कर लिया या मेजॉरिटी ऑफ पॉइंट से कर बनाता हुआ गुजर गया है, ठीक है। तो यूजुअली हमें क्या देखने को मिलता है, एम की हायर वैल्यूज़ देखने को मिल रही होती हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं सुनो ये हमें इंटरसेप्ट नहीं मिलेगा, इंटरसेप्ट भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन अगर एम की वैल्यू मुझे ज़्यादा बड़ी मिल रही है तो इसका मतलब क्या है कि उस ये जो पूरी टर्म है ना, ये प्रोडक्ट टर्म है, ठीक है। तो जब आपकी एम की वैल्यू इटसेल्फ बढ़ी है और जब हम उसको एक्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आपका ये वाला जो पूरा पैरामीटर है या जो पूरा फैक्टर है, इसका काफ़ी ह्यूज इफेक्ट होगा मेरी प्रिडिक्शन के दौरान, सही है। तो ये किस तरह काम करेगा, ये ट्रेनिंग वाले डेटा पर तो अच्छा काम कर जाएगा क्योंकि ट्रेनिंग से ये एम निकाल के ला रहा है, सही है। लेकिन हुआ क्या होगा कि उसने टेस्टिंग डेटा पर अच्छे से अभी तक काम नहीं किया था, तो फिर क्या मसला होगा कि हमारे पास ये प्रिडिक्शन जो है उस वाले सिनेरियो के अंदर टेस्टिंग वाले डेटा के ऊपर क्या होगी, प्रिडिक्शन हमें ख़राब मिल रही होगी, या अगर R2 स्कोर की टर्म में बात करें तो R2 स्कोर क्या मिलेगा, कम मिल रहा होगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। अच्छा, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जल्दी से, x और y, ठीक है, x और y की। तो लेट से मेरे पास x है 1, y की वैल्यू आती है लेट से 3 फॉर एग्जाम्पल, x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू आती है 9, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू आती है लेट से 12 एंड सो ऑन। इस तरह के आप लोग समझ गए होंगे किस तरह का रिलेशन बन रहा है इसके अंदर, किस तरह का रिलेशन बन रहा है। मतलब अगर मैं इसको फंक्शन के फॉर्म में या अगर इक्वेशन ऑफ लाइन में लेके जाना चाहूँ तो क्या इक्वेशन बन रही है इसकी, y इक्वल्स टू 3x बन रहा है, सिंपल ऐसा ही है, y इक्वल्स टू 3x की इक्वेशन बन रही है। तो अब ये चीज़ समझाने के लिए कि हुआ क्या कि डेटा सिंपल सा था, या डेटा सिंपल सा ना भी है तो मॉडल ने अगर उसको बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लिया है तो वो क्या करता है, बहुत अच्छी सी इक्वेशन बना लेता है इस तरह की, ठीक है। और ये इक्वेशन अब क्या करेगा, यूज़ करेगा प्रेडिक्शन के लिए। अब लेट से कि अगर मैं टेस्टिंग वाला डेटा प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, या लेट से अगर मैं इसको एक्स वैल्यूज ही प्रोवाइड करके मैं इससे प्रिडिक्शन वाली इक्वेशन से प्रिडिक्शन निकल पाता हूँ। ऐसा हमने किया, अगर आपको याद हो LR डॉट स्कोर करके हम क्या करते थे, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन दे दिया करते थे, तो हमें क्या करता था, वो R2 स्कोर की वैल्यूज कैलकुलेट करके दे दिया करता था। ये माइंड में आ रहा है, ये मैं दिखा दूँ जी, आ रहा है सर, ठीक है। तो बेसिकली वो इसी इक्वेशन को यूज़ करेगा जो उसने अभी लर्न करी है डेटा की मदद से। तो मुझे जरा पता है कि प्रेडिक्शन क्या निकल कर आएगी मेरे पास, मैं लेट से इसी को फिलहाल के लिए टेस्टिंग कंसीडर कर लेता हूँ, टेस्टिंग पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या मुझे मिलेगी टेस्टिंग 100% होगी एग्जैक्टली। अगर मैं इस वाले 1 को उठा के इस x में डालूँ तो 3 मल्टीप्लाई 1 क्या मिल जाएगा दोबारा 3, ठीक है। और 3 टाइम्स 3 9 और 4 टाइम्स 3 12। तो बिल्कुल मेरी जो एक्चुअल y वाली वैल्यूज़ हैं, ठीक है, अभी तो 100% वैसी मिल रही है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होता। नॉर्मली RT स्कोर में बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है लेकिन 100% नहीं मिलता, ठीक है। तो इमेजिन करेंगे इसके करीब करीब ही हमें मिल रही है y वाली वैल्यूज़ के करीब, ठीक है। अब यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने ट्रेनिंग डेटा को अच्छे से समझ लिया था, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि अगर मैं अभी फिलहाल हमारे सिनेरियो के अंदर जो कि एक इमेजिनरी सिनेरियो है, अगर RT स्कोर कैलकुलेट करेंगे तो आपको मालूम है तकरीबन लेट से 1 ही आ जाएगा, ठीक है, 1 ही आ जाएगा हमारे सिनेरियो के अंदर। तो अब समझे बात को कि ये क्या बता रहा है, अगर आप इसको वापसी उस इक्वेशन में समझे R2 वाली 1 माइनस SSR ओवर SSM, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर मेड बाय रिग्रेशन डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर मेड बाय मीन लाइन। तो अगर मेरे पास ये वाला ये SSR वाली टर्म 0 के करीब चली जाती है, ठीक है, 0 के करीब कब जाएगी, जब मेरा मॉडल बहुत ही कम गलती कर रहा है। ये थोड़ा सा रिलेट कर रहे हैं पिछले वाले टॉपिक से कि अगर ये मेरे पास 0 के करीब करीब वैल्यूज़ आ रही है, मे बी 0.1 0.2 या कुछ इस तरह की बहुत स्मॉल वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो ओवरऑल जब इसको डिवाइड करेंगे आपकी वैल्यू और छोटी हो जाएगी और हम बहुत स्मॉल वैल्यू को 1 से माइनस कर रहे होंगे, जो हमें अल्टीमेटली RT स्कोर की एक हायर वैल्यू प्रोवाइड करेगा। सही है, बात समझ रहे हैं। तो ये मसला है किसका, लीनियर रिग्रेशन का। किसका, लीनियर रिग्रेशन का। एक और चीज़ जरा जल्दी से देख लें कि जब हम LR डॉट फिट कर रहे होते हैं ना, LR डॉट फिट करते हुए जब हम इसको x और y ट्रेन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो बेसिकली ये एक एरर कैलकुलेट करता है, ठीक है। मतलब हमने बात की थी कि अगर ग्राफिकल फॉर्म में देखें, ये कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, तो ये रैंडम बहुत सारी लाइंस बनाता है,
ठीक है, मे भी कुछ इस तरह करके इसने लाइंस बनाई हुई हों। लेकिन ये क्या करता है, हमें बेस्ट फिट वाली लाइन के कोफिशिएंट्स देता है। कोफिशिएंट्स और इंटरसेप्ट बेस्ट फिट जो लाइन होती है उसी के लाके देता है, इन तमाम के लाके नहीं देता। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि किस तरह से आइडेंटिफाई किया उसने कि बेस्ट फिट लाइन है। जी आप लोगों को मालूम है इसका आंसर, एरर कैलकुलेट करता है एग्जैक्टली। बिल्कुल, वो क्या करता है, यहाँ पे हमने 3 डिफरेंट टाइप के एरर्स देखे थे, बेसिकली 2 बोल सकते हैं, 2 डिफरेंट टाइप्स के। एक तो मीन एब्सोल्यूट एरर होता है MAE, ठीक है, बिल्कुल, एक होता है मीन स्क्वायर्ड एरर, ठीक है, और एक थर्ड होता है RMSE, लेकिन वो इसी की फॉर्म होती है MSE की, ठीक है, MSE की एक अपग्रेडेड फॉर्म होती है। तो बेसिकली वो इस तरह के एरर्स को कैलकुलेट करते हुए क्या कर रहा होता है, बेस्ट फिट लाइन की तलाश जारी रखता है। ठीक है, अच्छा अगर मैं उस एरर को यहाँ लिख दूँ कि वो एरर क्या होता है, अगर हम बात करें कि प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल, वो क्या कर रहा होगा कि हर वैल्यू की उसके पास एक्चुअल वैल्यू मौजूद है, मतलब हर पॉइंट का देखें ना, अगर आप इस पॉइंट को देखें किसी भी एक पॉइंट को, तो उसकी एक एक्स वैल्यू साथ ही उसकी वाई वाली वैल्यू भी मौजूद है। ठीक है, तो क्या किया होगा, उसने एक बेस्ट फिट लाइन कंसिडर करी और उस बेस्ट फिट लाइन की मदद से उसने कुछ कोफिशिएंट्स और इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर लिए, निकाल लिए। ठीक है, लेट से उसने पहले इस वाली लाइन को बेस्ट फिट मान लिया, 1 वाली को, ठीक है, सबसे बॉटम वाली को, और इसकी ऑफ कोर्स कुछ m की वैल्यू होगी, कुछ c की वैल्यू होगी, उसने उसको निकाला। ठीक है, एक इक्वेशन बनाई और इक्वेशन की मदद से उसने तमाम x वाली वैल्यूज रख के y वाली वैल्यूज कैलकुलेट करी। सही है, ये समझ रहे हैं बात को। तो प्रिडिक्टेड मैंने बेसिकली वो वाली वैल्यूज लिखी हैं जो मॉडल क्या कर पा रहा है, मॉडल कैलकुलेट कर रहा है इक्वेशन बनाने के बाद। ठीक है, और एक्चुअल वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है उस मॉडल के पास। यहाँ पे क्या मौजूद है, अगर ये जो लोकेटेड पॉइंट्स है, अगर इनकी आप y वाली वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो ये किस तरह की है, एक्चुअल वैल्यूज है। तो जब इनको माइनस किया जाएगा ना, तो आप मुझे बताएं कि लीनियर रिग्रेशन के सिनेरियो के अंदर हमें क्या मिलेगा। यहाँ पर अगर मेरा मॉडल बहुत अच्छे से फिट हो गया है, अगर उसने डेटा को मेमोराइज कर लिया है, तो मुझे यहाँ पर इसका जो एरर है वो बहुत कम मिलेगा या नहीं मिलेगा। समझे, हम बात ये करते चले आ रहे हैं ओवरफिट के अंदर कि मॉडल बहुत सारे पॉइंट से पास होते हुए गुजरने की कोशिश करेगा, पास होने की कोशिश करेगा। इसका मतलब कि एरर्स बहुत कम है, यही मतलब है ना, एरर्स बहुत कम है। तो इन अदर वर्ड्स कि जब हमारे पास ये फिट वाली कमांड चल रही होती है ना, तो बेसिकली वो इस चीज़ को कंटिन्यूसली चेक कर रही होती है, इस एरर को। ये एरर है हमारा प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल, और जिस सिनेरियो के अंदर उसको एरर कम मिल जाता है उसी को बेस्ट फिट लाइन कंसिडर करके हमें उसके कोफिशिएंट्स और इंटरसेप्ट दे देती है। यहाँ तक बात समझ रहे हैं। तो वापसी चलें इस सिनेरियो पर, ये जो मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं, और अगर इसको देखें तो इस सिनेरियो के अंदर मेरा एरर कितना आ रहा है, 0। एरर कितना निकल कर आएगा, 0। क्यों, क्योंकि प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल जब हम करेंगे, इन वैल्यूज़ को माइनस करेंगे सारी, ये मेरी एक्चुअल वैल्यू, ये मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यूज़। ठीक है, तो एरर मुझे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लीनियर रिग्रेशन का आपको थोड़ा बहुत सिनेरियो समझ आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आता है रिच। रिच क्या करता है, रिच और लास्ट जो हम पढ़ने वाले हैं उसकी थोड़ी मैथमेटिकली समझ लें पहले चीज़ों को, फिर उसकी बोर्ड देखते हैं। तो क्या करेगा रिच, बेसिकली आपके पास उसका ये जो एरर वाली पैरामीटर है या एरर वाला फंक्शन है, तो उसका सेम रहता है अभी भी, वो भी तकरीबन इसी पैरामीटर को यूज़ करते हुए प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल वाले को माइनस कर रहा होगा। लेकिन उसके अंदर क्या होता है, एक और पैरामीटर का यूज़ करता है जिसको हम लैम्डा टाइम्स m स्क्वायर से शो करते हैं। वो क्या करता है, इसका एरर फंक्शन, इसको कोस्ट फंक्शन भी बोला जाता है। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे तो इसको कोस्ट फंक्शन बोला जा रहा होता है। ठीक है, एरर बोल लें या कोस्ट फंक्शन बोल लें। तो लीनियर रिग्रेशन का कोस्ट फंक्शन क्या था, सिंपल सा था, उसमें सिर्फ प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल वाली वैल्यूज़ की बात होती थी। जबकि यहाँ पर क्या है, रिच या लास्ट को क्या करते हैं, बेसिकली एक और पैरामीटर ऐड करते हैं, लैम्डा इक्वल्स लैम्डा टाइम्स m स्क्वायर का। ठीक है, लास्ट को थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि मेरा मॉडल यहाँ पर बिल्कुल 0 एरर दे रहा था या बहुत कम मिस्टेक्स कर रहा था। सही है, लेकिन ये टर्म यहाँ पे क्या करती है रिच के अंदर, रिच ये बोलती है या रिच का एल्गोरिथम ये बोलता है कि भाई मुझे कुछ एरर एक्सेप्टेबल है। क्यों, क्योंकि जब मैं प्रिडिक्शन करने जाऊँगा ना, प्रिडिक्शन करने जाऊँगा तो प्रिडिक्शन के दौरान पॉइंट्स हो सकते हैं जो मैं लाइन बना रहा हूँ उससे कुछ ऊपर लाई करें या नीचे लाई करें। तो एरर होने का मतलब क्या है कि लाइन अगर कुछ इस तरह से बन रही है तो थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकती है या नीचे की तरफ शिफ्ट हो सकती है। ये समझ रहे हैं बात को। अगर देखें ये मेरे पास पॉइंट्स हैं, एक ही लाइन में पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको मालूम है एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर सिनेरियो ये होता
कि कुछ पॉइंट्स इधर भी लाई कर रहे हैं, कुछ इस तरह करके, ठीक है। तो अब क्या उस तरह की स्ट्रेट लाइन बनती, अब थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ठीक है, थोड़ी सी मे बी कुछ इस तरह करके फॉर्म हो, ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है, ये बेसिकली एरर्स ऐड करने की वजह से इस तरह से होगा। तो रिच बेसिकली जो एक अलग पैरामीटर को अपने पास इंक्लूड कर रहा है, उसका मकसद ये है कि क्या हो, लाइन 100% पॉइंट्स के ऊपर से ना गुजरे, थोड़ा बहुत उसके अंदर एरर के चांसेस हों। और इसका फ़ायदा क्या होगा इस एरर को रखने का, कि टेस्टिंग के दौरान वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकेगा, ठीक है, समझ रहे हैं बात, ठीक है। तो कवर नहीं करेगा ना, इस वजह से वो मेमोराइज नहीं करेगा, मुझे वो क्या बोला था, जनरलाइज करेगा, एग्जैक्टली, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये m क्या है, तो देखिए m आपका स्लोप का स्क्वायर ही है। जो भी उसने प्रीवियस वाली कंडीशन में, लेट से उसने इस वाली लाइन को बेस्ट फिट मान लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, रिच ने क्या किया, इस वाली लाइन को बेस्ट फिट मान लिया, तो क्या होगा, यहाँ से एक इक्वेशन बना के लाएगा वो mx + c की फॉर्म के अंदर, ठीक है। और यहाँ जो उसने अभी m कैलकुलेट किया है ना, इसी m को उठा के लाकर इस जगह रखेगा और इसका स्क्वायर करेगा, सही है। और ये जो लेमडा है ना, लेमडा इसका हाइपर पैरामीटर कहलाता है, जो इसका कंट्रोल हमारे हाथ में होता है लेमडा का, कि हम कितना ज़्यादा एरर अपने पास रखना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या, अगर मैं लेमडा की वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, ठीक है, तो क्या ख्याल है कि एरर को क्या होना चाहिए, एरर को बहुत ज़्यादा हो जाना चाहिए। देखें, पूरे इस ओवरऑल को हम एरर बोल रहे हैं, एरर या कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। इतना पार्ट तो हमारे लीनियर रिग्रेशन में भी था, इतना वाला पार्ट, ठीक है, जिसको कॉस्ट फंक्शन के ऊपर बोल रहे थे। लेकिन रिच के अंदर क्या होगा, ये थोड़ा सा स्पेशल सिनेरियो है कि उसने लेमडा करके m² की टर्म को भी इंक्लूड कर लिया, ठीक है। अब अगर आपका 2 डायमेंशनल डेटा है तो आपको मालूम है एक ही m निकलेगा, 2 डायमेंशनल डेटा के अंदर, सही है। और अगर 2 से ज़्यादा डायमेंशंस का डेटा है तो हमने इसकी भी इक्वेशन देखी थी, क्या होगा, मे बी m1x1 + m2x2 और इस तरह करके c, कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी, आपके एक से ज़्यादा स्लोप देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। तो खैर क्या होगा, अगर मैं लेमडा की वैल्यू को ज़्यादा रखता हूँ ना, तो बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि मेरा एरर भी क्या हो जाएगा, ओवरऑल बढ़ जाएगा, सही है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्या होगा कि अगर हम लेमडा की वैल्यू को थोड़ा हाई रखेंगे ना, जिसको हम अल्फ़ा बोलने वाले हैं आगे जाकर, तो लेमडा की वैल्यू को अगर मैं हाई रखूँगा तो ये मॉडल क्या करेगा, ये लाइन को ना थोड़ा सा और शिफ्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, और शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। लेट से इसने क्या बोला कि ये जो मेरी लाइन है, लाइन नंबर 1, ये थोड़ी सी बेस्ट फिट लाइन इसको लगी फॉर एग्जांपल, और इसने क्या किया, इसका m वगैरह कैलकुलेट किया और आपके पास एक m की वैल्यू लेट से इसने बोला 0.34x और इसने c बताया लेट से 0.8, इसने ये इक्वेशन हमें निकाल के बता दी, ठीक है। ऑफकोर्स इक्वेशन ही बताएगा, सिर्फ के कोफिशिएंट और इंटरसेप्ट बताएगा। अब क्या करेगा, साथ ही 0.34 का स्क्वायर भी कर देगा, ठीक है। और लेमडा की वैल्यू बाय डिफॉल्ट बंद रखता है ये, ठीक है, लेकिन हम इसको कम भी कर सकते हैं 1 से और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो लेट से अगर मैंने कम किया हुआ है तो बात समझ आती है कि एक छोटी वैल्यू मिलेगी मुझे, लेकिन अगर मैं लेमडा की वैल्यू को बढ़ाता हूँ ना, तो लेमडा की वैल्यू बढ़ाने से अगर 0.34 का स्क्वायर करूँ मैं, और लेट से लेमडा की वैल्यू मरतबा रखता हूँ 10 और एक मरतबा रखता हूँ 100 और थर्ड टाइम रखता हूँ 1000, तो ये क्या करेगा, आपके पास बड़ा एरर नहीं ला के देगा। जब हम हाई वैल्यूज़ को प्रोवाइड कर रहे होंगे ना, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये m को थोड़ा और डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, ये लाइन को थोड़ा और इस तरह से एडजस्ट करेगा कि आपके पास जो ओवरऑल ये जो नंबर है, पूरे जो कॉस्ट एरर, कॉस्ट फंक्शन है या एरर है, ये क्या हो जाए, थोड़ा सा और मिनिमाइज हो जाए। समझ पा रहे हैं बात को? देखें, सबसे पहले इसने क्या किया, एक लाइन का निकाल लिया वाला पैरामीटर इसने निकाल लिया, सिंपल है यहाँ तक तो, ठीक है। 0.3 वाला इसने उठा के यहाँ रखा और लेमडा की वैल्यू हमने अज्यूम किया 1 लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट मुझे एक नंबर मिल गया, लेट से 4 मिल गया फॉर एग्जाम्पल, एक ये कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू मिली या एरर मुझे मिला 4, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं लेमडा की वैल्यू को बढ़ाता हूँ, ठीक है। लेमडा की वैल्यू को जब मैं बढ़ाऊंगा तो क्या करेगा, लेमडा की वैल्यू बढ़ाने से ना इसको एक सेंस जाएगा कि मैंने क्या करना है, अब एम की डिफरेंट वैल्यू ट्राई करनी है, तो आपको इस लाइन पर रिलाई नहीं करेगा, आपको लाइन को थोड़ा सा चेंज करेगा, ठीक है। जब लाइन को चेंज करेगा तो इस तरह से लाइन को एडजस्ट करेगा कि उसका स्लोप अल्टीमेटली क्या हो, थोड़ा सा और कम मिले इसको, सही है, समझ रहे हैं बात को। तो हमारे अल्फा या लेमडा की वैल्यू बढ़ाने से m² बज़ाहिर अगर कांस्टेंट है तो बढ़ेगा, लेकिन कांस्टेंट नहीं है ये m², ये क्या हो जाएगा, m² या m बोल रहे हैं, कांस्टेंट नहीं है। अगर मैं अल्फा बढ़ाऊंगा या लेमडा की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो लाइन को थोड़ा बहुत शिफ्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और उस शिफ्ट की मदद से ये इस तरह से कुछ सिनेरियो बनाएगा कि वो लाइन की अल्टीमेटली जो स्लोप की वैल्यू मिलेगी वो इसको छोटी मिलेगी,
तो आपका ये आपके पास जो पैरामीटर है थोड़ा सा और रिड्यूस होने की कोशिश करेगा, ठीक है। और अल्टीमेटली आपका लैम्डा बढ़ाने से जो ओवरऑल एरर है वो थोड़ा कम करेगा। ओवरऑल एरर क्या करेगा, थोड़ा कम करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो खैर ये थोड़ा सा इसका जो है ना ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट था। अब मैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में नहीं जा रहा, बहुत कॉम्प्लेक्स इसकी मैथमेटिक्स है। तो फिलहाल के लिए बस ये समझ लें कि अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा हमारे पास एक पैरामीटर है जो हमने यूज़ करना है और वो हमारे हाथ में, उसको कंट्रोल करना हमारे हाथ में। तो अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू को बहुत छोटा रखते हैं, ठीक है, हो सकता है हमें फिर भी टेस्टिंग के दौरान एक्यूरेसी अच्छी ना मिले। देखिए ओवरऑल आइडिया क्या है, हम ओवरफिट को कम करना चाह रहे हैं। ओवरफिटिंग को कम करने का मकसद कि जो बड़े बड़े हमें कोफिशिएंट्स मिल गए ना एम, इसको थोड़ा रिड्यूस कर दें, ठीक है। इसको अगर हम रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, आप इमेजिन करें आपके पास y यहाँ लिखा हुआ है और आपके पास यहाँ पे 10 पैरामीटर्स हैं। लेट से m1 से लेके m10 तक जा रही है, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये m स्लाइटली डिक्रीज होना स्टार्ट हो गए तो अल्टीमेटली मेरी y वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। जो मुझे ट्रेनिंग के दौरान बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ मिला करती थी, टेस्टिंग के दौरान तो बिल्कुल ही अजीबोगरीब आरटी स्कोर कम देखने को मिलता था। तो अगर हम इन कोफिशिएंट्स को समहाउ थोड़ा बहुत रिड्यूस कर देते हैं तो क्या होगा, ट्रेनिंग के दौरान जो डेटा है वो थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा कि वो टेस्टिंग वाले डेटा को भी अच्छे से कवर कर सके, ठीक है। या ट्रेनिंग के दौरान जो लाइन बना रहा होगा मॉडल, उसको इस तरह से एडजस्ट करेगा कि अनसीन डेटा जब उसको मिलने वाला है तो उसको भी अच्छे से परफॉर्म कर सके, उस पर भी अच्छे से परफॉर्मेंस दे सके, ठीक है। अच्छा, तो अब चलते हैं वापसी और इसको कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। कोड सिंपल है इसका बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा इस पर वर्किंग करनी पड़ेगी। हम तीनों को लेके चलेंगे, लीनियर रिग्रेशन भी अप्लाई करेंगे, रिच भी अप्लाई करेंगे और लासो भी करेंगे। अच्छा, एक चीज़ लासो भी आज का डिस्कस कर लेते हैं। देखें अभी मैंने यहाँ पे क्या बताया कि मेरा हाइपर पैरामीटर लैम्डा है, ठीक है, और इस लैम्डा के साथ क्या टर्म लिखी हुई है, एम स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा एम हुए, अगर 3 डायमेंशनल डेटा हुआ, 4 डायमेंशनल डेटा हुआ, 5 डायमेंशनल डेटा हुआ, तो मेरे पास एम की वैल्यूज़ भी बढ़ेंगी, स्लोप्स भी बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, आपके पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। मैं इसको लिखता हूँ, समीशन i = 1 to n y एक्चुअल माइनस y प्रिडिक्टेड, ठीक है, का स्क्वायर प्लस लैम्डा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस mn स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हमारा ओवरऑल कॉस्ट फंक्शन बन रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहीं से आपको बात समझ आनी है, ये रिच के थी, ये किसके लिए थी, रिच के लिए थी। अगर मैं यही चीज़ लासो के लिए लिखूँ, लासो की फंक्शनलिटी भी बिल्कुल यही है, लासो भी यही बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है। एक माइनर सा डिफरेंस वो बताता हूँ मैं। तो क्या होगा, ये टर्म मेरे पास एज इट इज नीचे आ जाएगी, y एक्चुअल माइनस y प्रेडिक्टेड एज इट इज रहेगा, इसका स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर क्या होगा कि मेरे पास ऊपर हम स्लोप्स का या कोफिशिएंट्स का स्क्वायर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली जाएगी उसकी। तो m1 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m2, इसी तरीके से करते करते जितने भी मेरे पास कोफिशिएंट्स होंगे उन सब की एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी। सही है, यहाँ तक बात समझ रहे हैं। अच्छा, तो रिच के अंदर क्या है, स्क्वायर वाली फंक्शनैलिटी है, स्क्वायर करके वो चेक कर रहा होता है, ठीक है। और लासो के अंदर क्या होता है, वो मॉड निकालकर या एब्सोल्यूट वैल्यू निकालकर ओवरऑल इक्वेशन को सही करने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। लाइन को जो उसने प्रिडिक्शन के दौरान बनानी है उसको सही करने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। इसी वजह से हम रिच को ना L2 रेगुलराइजेशन भी बोलते हैं। रिच का दूसरा नाम क्या है, L2 रेगुलराइजेशन। L2 क्यों बोल रहे हैं, बेसिकली 2 जो है ना हम लिख रहे होते हैं नॉर्मली, लेकिन बेसिकली ये स्क्वायर है। सिमिलरली अगर आपको याद हो R2 हम बोल रहे होते, लेकिन वो होता R स्क्वायर अगर आप इसको पढ़ेंगे डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। तो सिमिलरली ये भी आपका स्क्वायर से ही निकला हुआ है, लेकिन इसको L2 लिखा जा रहा होता है जगह जगह, ठीक है। सिमिलरली लासो को दूसरा नाम क्या दिया जाता है, L1 रेगुलराइजेशन, क्योंकि इसके अंदर पावर क्या है, हमारी जो कोफिशिएंट्स हैं उसकी पावर 1 है। सही है, पावर देखिए, पावर नहीं है ना हमारे पास, कुछ भी पावर नहीं होगी तो क्या होती है पावर,
1 है, सही है। तो इसी वजह से इसको L1 रेगुलराइजेशन बोला जाता है। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? कोई क्वेश्चन? फंक्शन को क्या नाम दे रहे थे आप? इस पूरे को कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। अच्छा, तो चलते हैं हम और लीनियर रिग्रेशन, रिज रिग्रेशन और फिर लासो रिग्रेशन तीनों करके देखते हैं और फिर हम आइडिया लगाते हैं कि रिज लगाने के बाद क्या मेरा मॉडल थोड़ा बहुत ओवरफिटिंग से बच रहा है या नहीं बच रहा। ठीक, तो लाइब्रेरी रिपोर्ट करनी पड़ेगी। मैं काम करता हूँ, कॉपी करके ले आता हूँ। अच्छा, अच्छा ये देख लें कौन कौन सी मैंने इंपोर्ट करी है लाइब्रेरीज। पहले तो कोई डेटा सेट में यूज़ कर रहा हूँ, फेज कैलिफोर्निया हाउसिंग वाला, सही है, इसका डिफ़ॉल्ट डेटा सेट है। फिर मॉडल सिलेक्शन में से हम ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट को इंपोर्ट करते हैं, ये आपको मालूम है। लीनियर मॉडल से लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट करते हैं। अब सिंस हम रिजो लासो पढ़ा तो हमने रिजो लासो को भी इसी मॉडल से इंपोर्ट किया हुआ है, लीनियर मॉडल से। प्री प्रोसेसिंग के अंदर पॉलिनॉमियल फीचर फिलहाल नहीं कर रहे, मैं यहाँ लिखता हूँ, स्टैंडर्ड स्केलर में ले लेता हूँ, ठीक है। चले, अब आपको आइडिया है मेरा डेटा कहाँ मौजूद है, इस फेज कैलिफोर्निया हाउसिंग के अंदर मौजूद है। तो मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, हाउसिंग इक्वल्स टू फेज कैलिफोर्निया हाउसिंग करके, ठीक है। अच्छा, अब अगेन अगर आप इस डेटा को देखेंगे तो डेटा के अंदर कुछ इस तरह से डेटा मौजूद है, हाउसिंग के वेरिएबल के अंदर कुछ इस तरह से डेटा मौजूद है, ठीक है। तो आप इसको ऑब्जेक्ट के तरीके से भी निकाल सकते हैं और डिक्शनरी के तरीके से भी निकाल सकते हैं। इसको हमने देखा था लास्ट क्लास के अंदर। तो अगर मैं लिखता हूँ हाउसिंग डॉट डेटा, तो मुझे क्या मिलेंगी, ये नंपाई की एरे मिल जाएगी, इसमें सारा डेटा मौजूद है, ठीक है। और हमने इसको देखा था किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है इसको। पी डॉट डेटा फ्रेम डेटा इक्वल्स टू और कॉलम्स इक्वल्स टू करके हाउसिंग के अंदर ही बेसिकली अगर आप देखें फीचर नेम से आई थी हाउसिंग डॉट फीचर नेम्स, ठीक है। तो इससे क्या मिल जाएंगे मुझे, कॉलम्स के नेम्स मिल जाएंगे। तो मैं इस पूरी कमांड को उठा के कॉलम्स के आगे लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी प्रॉपर एक डेटा फ्रेम बनकर आ गया, सही है। अच्छा, सेव कर लेते हैं इसको, लेट्स हम डीएफ के अंदर, डेटा फ्रेम के अंदर। और एक काम और कर लेते हैं कि अगर आप इनको देखें डीएफ को, इसके अंदर मेरा टारगेट कॉलम मौजूद नहीं है अभी, ठीक है। टारगेट कॉलम नहीं है, टारगेट कॉलम बेसिकली प्राइस का कॉलम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको प्राइस इक्वल्स टू करके डीएफ डॉट टारगेट लिखेंगे तो सॉरी डीएफ टारगेट नहीं होगा, हाउसिंग टारगेट होगा, क्योंकि मेरा वेरिएबल वो है, ठीक है। हाउसिंग टारगेट किया तो प्राइस भी आ गई, चेक कर लेंगे मरतबा, सही है भाई यहाँ तक। अच्छा, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये थोड़ा सा कुछ स्टार्टिंग स्टेप्स हो गए। अब यहाँ से काम स्टार्ट होता है, सबसे पहले हमने क्या करना है, डेटा को एक्स और वाई में स्प्लिट करना होता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी क्या कर सकते थे, इस पूरे डेटा को उठा के एक्स में डाल दें, इस पूरी चीज़ को उठा के किस में डाल देते, एक्स में, और वाई में सिर्फ इसको लिख लेते, इस वाली चीज़ को सिर्फ वाई में असाइन कर देते, सही है। बस मैंने याद कर दिया, हो सकता है डीएफ की बात में कभी ज़रूरत पड़े तो हमारे पास क्या हो, पूरा डेटा यहाँ पे मौजूद होगा, ठीक है। खैर, एक्स इक्वल्स टू करके लिखते हैं डीएफ डॉट ड्रॉप, और किसको ड्रॉप करना है हमने, प्राइस वाले कॉलम को, ताकि बाकी कॉलम्स मेरे पास किस में आ सकें, एक्स में आ जाए, सही है। और वाई वाले को डीएफ प्राइस करके इसकी वैल्यूज़ को निकाल देते हैं, सही है। तो एक्स और वाई सेपरेट हो गए, सॉरी। नेक्स्ट में क्या करते हैं, एक्स ट्रेंड और एक्स टेस्ट वाई ट्रेंड वाई टेस्ट बनाते हैं। तो एक्स ट्रेंड एक्स टेस्ट
वाई ट्रेन वाई टेस्ट इक्वल्स टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक्स कमा वाई, टेस्ट साइज हम दे देते हैं लेट से 0.2 और रेंडम स्टेट दे देते हैं 42 दे रहा हूँ मैं, सही है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ डिस्कस करनी थी कि लास्ट क्लास में साल भाई ने मालूम किया था कि रेंडम स्टेट अगर मैं लेट से 3 लिखता हूँ और दूसरे कंप्यूटर में कोई बंदा रेंडम स्टेट 3 यूज़ करता है तो क्या डेटा सेम मिलेगा, सही है। तो इसको जाके मैंने थोड़ा और रिसर्च किया था, तो असल में बिल्कुल डेटा सेम मिलेगा। लास्ट क्लास में हमने एक बात की थी कि नहीं मिलेगा, डिफरेंट सिस्टम होने की वजह से नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसके पीछे ना जो एल्गोरिथम चल रहा है, स्यूडो रैंडम जनरेटर का एक एल्गोरिथम है, वो चल रहा है, मैं बताता हूँ आगे। जी बिल्कुल। अच्छा, तो जो रैंडम स्टेट है ना, अगर हम इसको सेम नंबर असाइन करेंगे तो पीछे जो इसके फॉर्मूले हैं, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज़ हो रही है, वो बेसिकली सेम ही सीक्वेंस में चीज़ें जनरेट करेगी। हाँ, लेकिन एक शर्त है कि लेट से मैं अभी किस डेटा पे काम कर रहा हूँ, हाउसिंग फेज कैलिफोर्निया हाउसिंग वाले पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर जो मैंने अभी रोज़ निकाले, इसमें मैंने कोई शफलिंग नहीं करी हुई, मैंने कुछ रिमूव नहीं किया, इसके अंदर कुछ ऐड नहीं किया, ठीक है। तो जिस तरह डेटा मेरे पास मौजूद है, अगर बिल्कुल इसी तरह से डेटा किसी और के पास भी मौजूद है और वो बगैर किसी चेंजेस के इस डेटा को यूज़ करता है, तो 100% जो रिज़ल्ट मुझे मिलेंगे
मतलब जो जो रोज़ मुझे ट्रेन टेस्ट में मिलने वाली हैं उस सेकंड बंदे को भी वही रोज़ मिलेंगी, ठीक है। 100% ट्रेन और टेस्ट के अंदर वही रोज़ उसको मिलने वाली है। ये रैंडम स्टेट जो है हम पहले जो हमने समझा था कि ये सेशन आईडी है, ये सेशन आईडी नहीं, बेसिकली ये इंटरवल है बिल्कुल जिससे ये कैलकुलेशन परफॉर्म होगी। बिल्कुल, ये एक तरह से ना सीड नंबर है जो सीड इसको नंबर है इंटरवल से, जो इसको बताएगा कि क्या करना है, किस सीक्वेंस में इसने उठाना है, ठीक है। तो एल्गोरिथम समझेगा और उसी तरह से डेटा को उठा के ले आएगा। तो अगर आप अपने पास इसको रन करें, मेरे पास रन करें, एल्गोरिथम तो सेम रहेगा, ठीक है। जो उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है वो सेम रहेगी, तो इस वजह से सेम डेटा मिलेगा, ठीक है। खैर, तो खैर यहाँ पे हमने रैंडम स्टेट को 42 लिया हुआ है, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। 3 लेंगे तो कुछ और डेटा आएगा, 4 लेंगे कुछ और डेटा आएगा, मैंने 42 ले लिया फिलहाल। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और क्या करूँगा इसके बाद में लीनियर रिग्रेशन का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, सही है। तो लीनियर रिग्रेशन, बल्कि लीनियर रिग्रेशन से पहले हमने एक काम करना है, वो काम ये करना है, अगर आप डेटा को देखें, एक्स ट्रेन डेटा को अगर हम देखें तो ये डेटा क्या है, स्केल नहीं हुआ हुआ अभी, सही है। डिफरेंट वैल्यूज हमें देखने को मिल रही है, तो हम क्या करते हैं, स्केलिंग परफॉर्म कर लेते हैं। और सिंस मैंने स्टैंडर्ड स्केलर को ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है, तो हम स्टैंडर्ड स्केलिंग इसकी परफॉर्म कर देते हैं। तो क्या करना होगा उसके लिए, स्केलर का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इक्वल्स टू करके स्टैंडर्ड स्केलर, सही है। आगे क्या होगा, स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म करूंगा किस पर, एक्स ट्रेन पर, और मैं इसका नाम रख देता हूँ एक्स ट्रेन स्केल। जो डेटा आएगा उसको मैंने एक्स ट्रेन स्केल में डाल दिया, ठीक। नेक्स्ट क्या करना है, स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म एक्स टेस्ट को, और ये इसको एक्स टेस्ट में सेव कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब लीनियर रिग्रेशन से कंटिन्यू करेंगे। लीनियर रिग्रेशन एलआर डॉट फिट करेंगे एक्स ट्रेन स्केल्ड और वाई ट्रेन प्रोवाइड करेंगे। प्रेडिक्शन निकाल पाएंगे, एलआर डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट स्केल्ड, और सिंपल वाई प्लेट में इसको डाल देते हैं और इसका आरटी स्कोर कैलकुलेट करते हैं। आरटी स्कोर इंपोर्ट नहीं किया मैंने शायद, एक मिनट। अच्छा, वैसे कहीं भी लाइन पे लिख सकते हैं ये, अगर आप नीचे लाइन पे लिखते जब भी कोई मसला नहीं है। मैं ऊपर लिख रहा हूँ इसको, डॉट मैट्रिक्स से ये इंपोर्ट होगा, इंपोर्ट आरटी स्कोर। बाय टेस्ट बाय प्रेडिक्ट, सही है। कितनी आ रही है इसकी एक्यूरेसी, सॉरी आरटी स्कोर आ रहा है 57% के करीब आ रहा है, ठीक है। अच्छा, टेस्टिंग डेटा है, सही है ना, ये टेस्टिंग डेटा है। मैं अगर इसके ट्रेनिंग पे निकालूँ एक्यूरेसी, तो आपको आइडिया क्या करूँगा, एलआर डॉट स्कोर, और यहाँ इसको प्रोवाइड करूँगा एक्स ट्रेन स्केल और वाई ट्रेन। तो कितनी दे रहा है यहाँ पर, ये 61 दे रहा है और यहाँ 57 दे रहा है। ऑल्दो इसको मॉडल को ओवरफिट भी बोल सकते हैं। ओवरफिट में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है रिजल्ट्स का, ठीक है। अगर टेस्टिंग एक्यूरेसी लेट से ट्रेनिंग एक्यूरेसी में भी अगर 80-70 इस तरह की बहुत ज़्यादा है और टेस्टिंग बहुत कम आ रही है, तो हम उसको उस टाइम पे ओवरफिट बोलते हैं। लेकिन अगर फिलहाल के लिए हम अपनी लर्निंग के लिए इसको कंसिडर करें कि भाई ये मॉडल ओवरफिट हो रहा है और हम क्या चाह रहे हैं कि हमारी ये एक्यूरेसी थोड़ी सी क्या हो, इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। जो अभी हम बात करते आ रहे हैं ओवरफिट वाली, कि हमारे कोएफिशिएंट्स थोड़े से कम हो जाए, छोटे हो जाए, ठीक है। तो अब हम उसके लिए आएंगे, ठीक है। बात समझ रहे हैं यहाँ पे कि इसको फिलहाल के लिए हम ओवरफिट का सिनेरियो कंसिडर करते हैं और आगे बढ़ते हैं, अब ब्रिज इस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ब्रिज के लिए क्या करेंगे, आपके जो ऊपर के स्टेप्स हैं वो तकरीबन सेम रहेंगे। कौन से, तकरीबन ये स्केल तक के जो हमने ऊपर स्टेप्स के ना सबके सब सेम रहने वाले हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, जस्ट यहाँ से आगे से स्टार्ट करना है, इस जगह से आगे से स्टार्ट करना है, ठीक है।
तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, रिच का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, रिच इक्वल्स टू करके रिच, और फिलहाल मैं अल्फा डिफाइन नहीं कर रहा, ठीक है, फिलहाल के लिए अल्फा नहीं रख रहा मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, रिच का एक ऑब्जेक्ट बन गया, रिच डॉट क्या करूँगा, फिट। अच्छा, स्केलिंग की मेरे पास ऊपर हुई भी है, एक्स ट्रेन स्केल्ड बाय एक्स टेस्ट स्केल्ड, इसको मैं ऊपर स्केल्ड ऑलरेडी कर चुका, तो जस्ट मुझे क्या करना है यहाँ पे, इसको एक्स ट्रेन स्केल्ड और वाई ट्रेन पास करना है, सही है। अच्छा, अल्फा भी मैंने नहीं रखा इसका, तो अल्फा की वैल्यू इसकी 1 होगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं और इसको हम रिच डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट स्केल्ड प्रोवाइड कर दें, और वैल्यू को लेट से वाई प्रेड, मैं इसको रिच में डाल देता हूँ, ठीक है। आरटी स्कोर कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, क्या आ रहा है अभी भी, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, ऊपर 5-7 था शायद, यहाँ पे 5-8 आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये टेस्टिंग के दौरान है, ठीक है। और हमने अल्फा की वैल्यू को भी चेंज नहीं किया, तो एक काम कर लेते हैं ज़रा जल्दी से, उसकी रिच की मदद से वही ऊपर जो हमने काम किया था, एक्स ट्रेन स्केल, हाँ, तो अभी क्या कर रहा है, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि अभी बिल्कुल किस तरह परफॉर्म कर रहा है, किस तरह बिहेव कर रहा है, जिस तरह लीनियर रिग्रेशन वाला एल्गोरिथम बिहेव कर रहा है, सही है। तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि इसके पास ये वाली टर्म है, अब ये क्या बिल्कुल ही 0 के बराबर है, सही है। तो क्या मिल रहा है, इसी वजह से हमें बिल्कुल सेम ही वैल्यू देखने को मिल रही है, सही है। अब हम यहाँ पे इसकी अल्फा की वैल्यू को इंट्रोड्यूस करते हैं और उसको बढ़ाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो लेट से मैंने अल्फा रखा, पहले मैंने रखा 0.001, ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ हम मूव करते हैं। तो बस वापसी से सारे सेल्स में इसको एग्जीक्यूट करूँगा, कोई फर्क है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब ये वापसी से वैसी चीज़ें वैसे ही बिल्कुल नंबर्स को ले आया है, सही है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, लेट से 10 रखता हूँ, सही है, 10 में इसकी वैल्यूज़ को रखता हूँ, वापसी से एग्जीक्यूट करते हैं, और क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ वैल्यू हमारे पास चेंज हुई है, ठीक है। और देखते हैं 10 से और वैल्यू को चेंज करते हैं, लेट से 100 रखते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत आपकी और ये इंक्रीज हुई। इस तरीके से हम डिफरेंट अल्फा की वैल्यूज़ को रखकर यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। अभी हम एक काम करते हैं, लूप के अंदर पूरा कोड को लिख के चेक करते हैं कि कौन सी अल्फा की वैल्यू के अंदर मुझे ट्रेनिंग और टेस्टिंग एक्यूरेसी करीब करीब मिल रही है, ठीक है। क्या करेंगे, अल्फा की किस वैल्यू पर मुझे ट्रेनिंग और टेस्टिंग एक्यूरेसी करीब मिलती है, एक्यूरेसी मतलब आरटी स्कोर करीब मिल रहा है, तो वो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, मेरी रिच रिग्रेशन के हिसाब से बेस्ट वैल्यू होगी। तो अगर मैं यहाँ पे लूप चला दूँ,
तो यहाँ पर अब हमें देखें ट्रेनिंग R2 टेस्टिंग R2, ठीक है, कोई चेंज नहीं है, ये स्मॉल वैल्यूज चल रही हैं हमारे पास। किस जगह पर ये वैल्यू देखें ज़रा, ये लेकिन इसमें क्या हो गया, करीब करीब आ गई है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या हो गया है कि हाँ ये वाला सिनेरियो हमारे पास क्या है, ट्रेनिंग वाला, मतलब कौन सी वैल्यू है 10,000 के दौरान जब हमने अल्फ़ा की वैल्यू को रखा, ठीक है, तो इस टाइम पे जो पेनल्टी वाला पैरामीटर बन रहा है वो थोड़ा सा रिलेटिवली क्या कर रहा है, टेस्टिंग को करीब करीब कर रहा है, ठीक है। लेकिन कितना करीब करना है ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह का मॉडल बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। लास्ट भी नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हो जाए, अगर थोड़ा बहुत ऊपर डिफरेंस रखते हैं, जैसे अगर इस वाले सिनेरियो को भी हम देखें तो ये भी क्या होगा, थोड़ा कंसिडर किया जा सकता है, सही है, समझ रहे हैं बात को। तो ओवर फिटिंग यहाँ पे थोड़ी बहुत कम हुई है और ऑफकोर्स उसका थोड़ा बहुत टेस्टिंग पर भी इफेक्ट पड़ा है, लेकिन क्या है कि ये वाली बेस्ट वैल्यू कंसिडर की जा सकती है। क्या इसकी नंबर है 1000 के अराउंड जो उसका नंबर आ रहा है, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो लासो को डिस्कस करते हैं। रिच का आखिरी पॉइंट क्या है कि रिच हम कितनी ही बड़ी वैल्यू को ना रख दें, ये असल में पेनल्टी के सेंस में आती है। अल्फा की वैल्यू को रखना क्या होता है, पेनल्टी लगाना होता है कि मेरा मॉडल के जो कोफिशिएंट्स है उसको हमने कितना कम करना है। अगर जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना ही हम क्या कर रहे हैं, मतलब जितना बड़ा अल्फा होगा उतना ही हम उसके कोफिशिएंट को कम करना चाह रहे हैं, छोटा करना चाह रहे हैं। लेकिन रिच क्या करता है, सिर्फ छोटा करता है कोफिशिएंट्स को, ख़त्म नहीं करता, जीरो नहीं करता, सही है, समझ रहे हैं बात को। लासो जीरो कर देगा, लासो क्या करता है, लासो जीरो कर देता है, ठीक है। तो लासो के अंदर एक जो माइनर डिफरेंस बता रहा था वो ये वाला डिफरेंस है, ठीक। तो ये आप क्लियर है, सिंपल क्या किया है, बस डिफरेंट अल्फा की वैल्यूज रखी हैं हमने, ठीक है। और ये सिर्फ मतलब मैंने काफ़ी इंटरवल पर रखी हुई है। अगर आप चाहें तो पूरी एक रेंज भी रख सकते हैं, लाइक आपने 1 से स्टार्ट किया, 1 से लेकर आप 10 तक जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके आप आ गए, ठीक है। फिर 10 से 11, फिर आप करते सारी काउंटिंग को यूज़ करते हुए 100 तक पहुँच गए, सही है। लाजमी नहीं कि हमेशा ये नंबर्स यूज़ करने हैं, अल्फ़ा की वैल्यू ये भी हो सकती हैं और हो सकता है कि इनके दरमियान भी हमने कोई हो सकता है एक बेस्ट वैल्यू जो हमने स्किप कर दी हो, ऐसा भी पॉसिबल है, समझ रहे हैं ना। तो आप क्या कर सकते थे, आप बेसिकली यहाँ पर एक लूप भी चला सकते थे रेंज की मदद से। अगर आपको याद हो रेंज का हमने पढ़ा हुआ है फंक्शन, तो रेंज के अंदर आपने लेट से 1 से लेके डाल दिया 10,000 तक का, सही है। तो क्या करेगा, फिर सारी वैल्यूज़ को देखता हुआ आ रहा होगा। हो सकता है कि हमारी ये जो मोटी मोटी सामने वैल्यूज़ लिखी हुई हैं बड़ी, इनके दरमियान की कोई बेस्ट वैल्यू जो हमने स्किप कर दी हो, सही है। तो क्या करना होता है, हमें खुद से वो मैनुअली निकालना पड़ता है लूप के अंदर इसको रखकर, सही है। तो आप लोग एक मतलब इसको खुद से रन करके देखिएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं लासो पर, और लासो का भी तकरीबन सेम ही काम है, लेकिन एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि आप भले ही कितनी वैल्यू क्यों ना बढ़ा दें इसको, अभी 10,000 है, आपने कल को इसको 1 लाख और ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है, बहुत हाई कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होगा कि हमें ये वैल्यूज़ कम होती हुई दिखेंगी लेकिन ज़ीरो नहीं होंगी, सही है। ज़ीरो नहीं करता ये रिच, क्या करता है, सिर्फ जो कोफिशिएंट्स हैं हमारे, जो स्लोप्स हैं, ठीक है, उनको कम करता है, छोटा करता है, स्मॉल कर बनाता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। जबकि लासो क्या करते हैं, लासो डिपेंडिंग ऑन द अल्फ़ा पैरामीटर, अगर हमने अल्फ़ा की वैल्यू बहुत बड़ी रखी हुई है तो इसका मतलब क्या है कि वो हाई पेनल्टी लगाएगा और ऐसे पॉइंट्स जो ओवरऑल डेटा में कोई रोल प्ले नहीं कर रहे हैं उनको बिल्कुल से ज़ीरो कर देगा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लासो को मैंने वही इंपोर्ट किया हुआ है लीनियर मॉडल के अंदर से। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लासो का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इक्वल्स टू करके लासो लिखता हूँ, और सिंपल अभी मैं अल्फ़ा की वैल्यू इसमें पास नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लासो डॉट फिट, और क्या प्रोवाइड करेंगे इसको, एक्स ट्रेन स्केल और वाई ट्रेन, ठीक। नेक्स्ट लासो डॉट प्रिडिक्ट, सही है। प्रिडिक्शन करवा के मैंने वाई प्रेड लासो के वेरिएबल में डाल दिया इसको,
और प्रिंट कर लेते हैं हम R2 स्कोर को। अच्छा, ये क्या कर रहा है देख रहे हैं, अल्फा की वैल्यू उसने यहाँ पे क्या ली है, कुछ भी नहीं रखी तो 1 ली है अल्फा की वैल्यू, सही है। और अल्फा की वैल्यू 1 पर ही क्या कर रही है, हमें R2 स्कोर बहुत ज़्यादा नेगेटिव में दिखा रहा है। ठीक है, देखते हैं इसका रीज़न, समझते हैं क्या वजह है। फिलहाल के लिए ये समझें कि जो स्टेप्स हमने ऊपर फॉलो किए थे बिल्कुल वही स्टेप्स हमने नीचे भी लिखे हैं। ठीक है, रिच का ऑब्जेक्ट बनाया था, फिर हमने लासो रिच को फिट किया था और फिर प्रिडिक्शन निकलवाई थी। सिमिलरली लासो का ऑब्जेक्ट बनाया, लासो की मदद से फिट किया, मॉडल को ट्रेन किया और फिर प्रिडिक्शन निकलवाई। सही है, तो हमें अभी प्रिडिक्शन के दौरान R2 स्कोर बहुत ही माइनस में देखने को मिल रहा है, तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर अल्फा की वैल्यू को हम छोटा रख के देखते हैं। ठीक है, मतलब 1 पे क्या कर रहा है ये जी, ये अलग मॉडल है, रियलाइजेशन अलग है, ये अलग मॉडल है। जी दोनों अलग अलग है, तीनों अलग है, लीनियर रिग्रेशन अलग है। ठीक है, थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी है, रिच अलग है और लासो अलग है। सिमिलैरिटीज़ हैं आपको माइंड में है, लेकिन तीनों की क्या है, कॉस्ट फंक्शन वाला जो पैरामीटर है वो डिफरेंट है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अल्फा की वैल्यू को लेट से मैं रखता हूँ 0.001। ठीक है, 0001 रखा मैंने, बाकी सेल्स को रन किया। आगे जाते हैं और देख रहे हैं अब क्या हुआ, जब मैंने इतनी छोटी वैल्यू रखी है तो जब जाके मुझे टेस्टिंग के दौरान ये कुछ रिलेटिवली सही वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहा है, और ये वो वही वैल्यूज़ है जो हमने ऊपर देखी थी। तो एक काम कर लेते हैं, लासो को भी हम क्या करते हैं, लासो का भी ट्रेनिंग स्कोर निकाल लेते हैं, ट्रेनिंग R2 स्कोर निकाल लेते हैं। तो मैं इसको देता हूँ X ट्रेन स्केल्ड और Y ट्रेन देते हैं और प्रिंट भी कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी कोई भी डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, मतलब मैंने लासो की जो अल्फा वाली वैल्यू बहुत ही छोटी कर दी है, जिसकी वजह से कुछ कर ही नहीं रहा वो। तो इसको अब स्लाइटली बढ़ाते हैं। ठीक है, लेट से मैंने 0.01 किया। ठीक है, वापसी सारे सेल्स रन किए, तो अब देखें यहाँ पे कि 0.01 की अल्फा वैल्यू पर मेरे पास जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी या ट्रेनिंग R2 और टेस्टिंग R2 ये करीब करीब आ चुके हैं। सही है, यही रिच के अंदर क्या हुआ था, रिच के अंदर तकरीबन 1000 पे जाके हमें ये रिज़ल्ट देखने को मिले थे। ठीक है, और वो रिज़ल्ट भी इतने कोई ख़ास नहीं थे। ठीक है, ये देख रहे हैं आप कि 59 और 56 पे आके रुक गया था, लेकिन यहाँ पर इसने स्मॉल अल्फ़ा की वैल्यू पर ही क्या किया, हमारे पास एक अच्छी जो है वो R2 स्कोर ट्रेनिंग और टेस्टिंग का लाकर दे दी है। ठीक है, तो अगेन हम यही चीज़ एक काम लासो के लिए भी रन कर लेते हैं एक मरतबा, पूरा कोड सेम रखते हैं, यहाँ पर लासो लिख लेते हैं। और तो कहीं नहीं है इसमें रिच, हाँ सॉरी, बाय प्रिडिक्ट, इसको रिच कर देते हैं, लासो सॉरी लासो, और ये भी लासो, और कहाँ है, और कुछ है, बाकी तो सही आई थी। सही, फाइनाइट लूप भी चल गया। अच्छा, रेंज रखी हुई है, सॉरी, अल्फाज। ठीक है, चलें, तो क्या है हमारे पास वैल्यू 0.001 पे कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा। जो हमें इसकी थोड़ी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली थी वो कहाँ थी, इस वाली वैल्यू पे थी, थर्ड वाली वैल्यू पर। ठीक है, थर्ड वाली वैल्यू क्या है, 0.01। तो 0.01 का जो अल्फ़ा है वो क्या है, रिलेटिवली मेरी ओवर फिटिंग को थोड़ा अच्छे से हैंडल कर पा रहा है। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, एक लास्ट काम कर लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं कोफिशिएंट्स को कंपेयर करवाऊंगा आपको, तो कोफिशिएंट्स कंपेयर करने के लिए मुझे सिंगल सिंगल चलाना पड़ेगा इनको। लेट से मैं जो लूप्स वाले सेल हैं इनको मैं फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ ताकि ना हो।
बताता हूँ क्या करना है। अच्छा, ये मैंने एक डेटा फ्रेम बनाया है ताकि रियलाइज़ करवा सकूं कि हमारे पास जो कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ हैं वो कम हो भी रही हैं या नहीं हो रही, ठीक है, इसको रियलाइज़ करने के लिए। तो ये लीनियर रिग्रेशन है सिंपल। जब मैंने लीनियर रिग्रेशन की मदद से इस मॉडल को ट्रेन किया था तो मुझे कुछ ये वैल्यूज़ मिल रही थी, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये M1 है, ये M2 है, ये M3 होगा, काफ़ी सारे कॉलम्स हैं, तो इस हिसाब से मुझे कोफिशिएंट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो बाकी तो वैसे ही आपके स्मॉल आ रहे हैं, सिर्फ ये 3 ऐसे हैं जो थोड़े रिलेटिवली हमें बड़ी वैल्यू के साथ मिल रहे हैं, लेकिन ये भी कोई इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ठीक है, बहुत कोई ज़्यादा बड़े नहीं है जिसकी वजह से मेरा मॉडल ओवरफिट हो रहा है। अगेन अगर आप उसी चीज़ को माइंड में रखें कि ओरिजिनल लीनियर रिग्रेशन मुझे ट्रेनिंग के दौरान कितनी R2 स्कोर दे रहा था, 61% दे रहा था, और टेस्टिंग में कितना दे रहा था, 57 का अराउंड दे रहा था। तो हमने कहा था मॉडल ओवरफिट नहीं है, लेकिन हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि यही हमारा मॉडल क्या ओवरफिट हुआ, तो हम उसको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। तो फिलहाल के लिए कंसिडर करें कि यही हमारे पास क्या है, ये वो वाली वैल्यूज़ हैं जिसकी वजह से मेरे पास परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही टेस्टिंग के दौरान, ठीक है। अच्छा, रिच लगाया तो रिच में ज़रा कंपेयर करें, तकरीबन वैल्यूज़ सेम ही हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। 3 डिजिट्स पे जाके चेंज देखने को मिले तो मिले, अदरवाइज स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 2 डेसिमल प्लेसेस हैं उसमें हमें तकरीबन सेम ही वैल्यूज़ देखने को मिल रही हैं, सही है। लासो को देखें, अगर रिच के अंदर अभी मैंने अल्फ़ा की वैल्यू, अच्छा एक मिनट रुकें, अल्फ़ा की ना मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ डिफरेंट रखी हुई है। मैं एक काम करता हूँ, अल्फ़ा को यहाँ पर बंद कर देता हूँ ताकि एक सिमिलरिटी आ जाए, ठीक है, और लासो को भी मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ ताकि एक फेयर कंपैरिजन हो सके, ठीक है। तो आप देखें ज़रा, रिच की वैल्यूज़ क्या है, तकरीबन स्टार्टिंग के 3 डेसिमल प्लेसेस सेम आ रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो रहा है, लासो बिल्कुल लासो कम देगा, क्योंकि लासो में क्या है 1 कम देख रहे थे कि 1 भी क्या कर रहा है, उसको ज़्यादा पेनल्टी शो करवा रहा है। लासो में अल्फ़ा की वैल्यू 1 जब थी तो उस टाइम में वो नेगेटिव दिखा रहा था R2 स्कोर को, सही है, तो 1 पर ही वो ज़्यादा पेनल्टी लगा रहा था। तो पॉइंट समझाने का क्या है कि आपने देखा लासो क्या कर रहा है, अगर पेनल्टी हमने थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ाई तो वो क्या कर रहा है, हमारे कोफिशिएंट्स को 0 कर रहा है, ठीक है, कोफिशिएंट्स को क्या कर रहा है, 0 कर रहा है। और ऐसा क्यों कर रहा है, देखिए बात को समझें। लेट से अभी हम 4 कॉलम की एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन बन के आ रही है ना, वो कुछ इस तरह से आ रही है। लेट से 0.9x1 प्लस 0.7x2 प्लस 0.10012x3, ठीक है। इसी तरीके से और वैल्यूज हमें देखने को मिलनी है, माइनस की लेट से उसके बाद मिल रही है माइनस 0.84x4, सही है। तो इन 4 कॉलम्स को थोड़ा कंसीडर करें, ठीक है। इमेजिन करें कि कुछ इस तरह के हमारे पास क्या हो रही है, इक्वेशन निकल कर आई, किसके अंदर, लासो के हिसाब से बात कर रहा हूँ, लासो के हिसाब से। अब ज़रा यहाँ पे देखें, लासो जब देखेगा ना कि मेरे पास ये जो पहला वाला कॉलम है इसका वेटेज क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको फिलहाल इतना नहीं मतलब चेंज करेगा। रिच क्या करता है, इसको कम करने की कोशिश करता है। रिच क्या करता है, इस तरह के बड़े वाले कोफिशिएंट्स को कम करने की कोशिश करेगा, रिड्यूस करेगा, ठीक है। सिमिलरली रिच यहाँ पे भी काम करेगा, लेकिन लासो यहाँ पर इतना इफेक्टिवली काम नहीं करेगा। लेकिन लासो जब इस तरह की कोई वैल्यू देखेगा, ये देख रहे हैं, इस वाले कॉलम का थर्ड जो कॉलम है इसका जो ओवरऑल इफेक्ट है मेरी प्रेडिक्शन के ऊपर वो ना होने के बराबर है। तो लासो क्या करता है, इस तरह के कॉलम्स को उठाकर उनको बिल्कुल से 0 कंसिडर कर लेता है। मेरी बात समझ रहे हैं। रिच क्या करेगा, रिच कोफिशिएंट्स हायर कोफिशिएंट्स को कम करेगा। लासो भी एक हद तक कोई काम करता है, लासो भी हायर कोफिशिएंट्स को छोटा करता है, लेकिन लासो का जो असल पर्पज़ है वो क्या है कि वो ऐसे कोफिशिएंट्स को बिल्कुल से हटा देता है जिनका ओवरऑल प्रेडिक्शन में कोई रोल ही नहीं है, कोई इतना एक्सपोनेंशियल या कोई सफिशेंटली रोल प्ले ही नहीं कर रहे वो कॉलम्स, तो उनको क्या कर देता है, वो 0 कर देता है। और जितनी ज़्यादा पेनल्टी लगाएंगे आप उनको, मतलब उतने ही क्या करेगा, उतने ही कॉलम्स को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। जैसे आपने देखा कि हमने अल्फ़ा की वैल्यू 1 रखी हुई है, हालांकि अल्फ़ा की वैल्यू 1 पर मेरे पास रिच में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन अल्फ़ा की वैल्यू 1
जब लासो को मिलती है तो लासो क्या कर रहा है, उस पर सारी वैल्यूज़ को उठा के 0 बना रहा है। ठीक है, तो आइडिया आपको क्लियर हो रहा है। रिच क्या करता है, कोफिशिएंट्स को रिड्यूस करता है, लासो भी रिड्यूस करता है बिल्कुल, लेकिन लासो का एक जिस वजह से वो जाना जाता है वो क्या है, लासो ऐसे कॉलम्स जो ओवरऑल प्रेडिक्शन में कोई ज़्यादा रोल प्ले नहीं कर रहे उनको बिल्कुल से वो 0 बना देता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये हमारा ओवर फिटिंग को हैंडल किया जाता है इन दो टेक्निक्स की मदद से। ठीक है, और बहुत सारी भी हैं। इसके अलावा एक इलास्टिक नेट एक टेक्निक होती है, मतलब इसी तरह का एक एल्गोरिथम होता है। वो क्या करता है, वो रिज और लासो दोनों को मिला के कंबाइन करके एल्गोरिथम बनाया गया है। ठीक है, तो वो कोर्स का पार्ट नहीं, इसलिए उसको डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन इसके अलावा भी क्या है, अभी हमने जो टेक्निक पढ़ी ना, ये रेगुलराइजेशन है। ये पूरे टॉपिक का नाम क्या है, ओवर फिटिंग हैंडल करने का नाम ये रेगुलराइजेशन एक टेक्निक है, जिसमें हमने L1 और L2 रेगुलराइजेशन पढ़ा है। इसके अलावा बेकिंग होती है, बूस्टिंग होती है, और टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो उसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए हम इसके अंदर इसको इतना ही रखते हैं और आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन टॉपिक है, तो उसका ज़रा हम इंट्रोडक्शन देखते हैं और शायद ऐसा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलें, तो अभी जो हमने टॉपिक कंप्लीट किया है ना, ये हमारा एक मेजर टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इसका नाम क्या था जी, ये टॉपिक का जो मेन टॉपिक था, ये जो हमने इतने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए, लीनियर रिग्रेशन, रिज रिग्रेशन, लासो, पॉलिनोमियल, इसका मेन टॉपिक क्या था, या ये जो हमने अभी तक एल्गोरिथम्स पढ़े, ये कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं? नहीं, स्टार्ट से बात कर रहा हूँ, सिर्फ आज की क्लास की बात नहीं कर रहा। पहली क्लास से आज तक मशीन लर्निंग की जो हमने डिस्कस किया, वो कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं सारे के सारे एल्गोरिथम्स? जी एग्जैक्टली, रिग्रेशन असल चीज़ है। ठीक है, रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो, शायद डिस्कस किया था मशीन लर्निंग इंट्रोडक्शन के अंदर कि हमारे पास अभी ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग का पार्ट चल रहा है। ठीक है, सारे के सारे जो एल्गोरिथम्स हम पढ़ रहे हैं ये सुपरवाइज है, और आपको मालूम है कि सुपरवाइज का मतलब क्या होता है जी? बिल्कुल, इनपुट भी देते हैं, आउटपुट भी देते हैं। ठीक है, तो सुपरवाइज की दो टाइप्स हमने देखी थी, एक तो होती है रिग्रेशन, ठीक है, और दूसरी होती है क्लासिफिकेशन। तो हमने रिग्रेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे कोर्स के पार्ट से एल्गोरिथम्स, उसको हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। अब एक दूसरा पार्ट है हमारा इसका सुपरवाइज का, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आज तक हमने जितने भी एल्गोरिथम्स पढ़े हैं सारे के सारे कौन सी प्रॉब्लम को डील करते हैं? रिग्रेशन को। अब मैं अगर पूछूं आपसे कि रिग्रेशन क्या होता है तो आप क्या बताएंगे जी? रिग्रेशन के अंदर चले, अच्छा आप लोग इस तरह समझेंगे, देखें, अगर आप टारगेट कॉलम को कंसिडर करें, सिर्फ रिग्रेशन को अगर आपने समझना है ना, सिर्फ आप टारगेट कॉलम को देख लें। अब आप मुझे बताएं कि हमने 4 से 5 डेटा सेट पे शायद काम किया है। एक आई थिंक सेल्स रिलेटेड डेटा था कि फॉर एग्जांपल टीवी के ऊपर इतना स्पेंड किया जा रहा है, न्यूज़पेपर पे इतनी इन्वेस्टमेंट की जा रही है, फना फना, और उससे हमें जो टोटल सेल्स आने के चांसेस है वो एक कॉलम के अंदर मिल गए थे। इस तरह का एक कॉलम, एक डेटा था। इसके अलावा आई थिंक और कौन कौन से डेटा थे माइंड में आ रहा है कुछ? हाउसिंग का पड़ा है, 2 हो गए, और आई थिंक लोन रिलेटेड डेटा पे भी काम किया है शायद। ठीक है, जिसके अंदर हमने वो वन हॉट इनकोडिंग और लेबल इनकोडिंग अप्लाई की थी, अगर याद आ रहा हो। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, और एक डेटा था आई थिंक किसका था, एक्सपेंस करके उसमें एक कॉलम आ रहा था, याद नहीं आ रहा है, इंश्योरेंस, सॉरी, हाँ, इंश्योरेंस डेटा पे हमने काम किया था। ठीक है, खैर, तो पॉइंट समझाना क्या चाह रहा हूँ, हमने जितने भी डेटा सेट पे काम किया उसमें अगर आप सिर्फ वाई वाले कॉलम को कंसिडर कर लें तो आपको आइडिया होगा कि हमारे पास जो टारगेट कॉलम होता था ना, वो हमारे पास किस तरह का डेटा होता था? कंटिन्यूस डेटा होता था। ठीक है, कंटिन्यूस डेटा में हमने पढ़ा था, ये स्टैटिस्टिक्स का एक डेटा होता है। ठीक है, स्टैटिस्टिकल हमने एक डायग्राम पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ डेटा इन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो उसके हिसाब से कंटिन्यूस डेटा की बात कर रहे हैं कि हमारे पास डेटा यहाँ पे क्या होता है, रिग्रेशन प्रॉब्लम के अंदर डेटा जो होता है वो कंटिन्यूस होता है, मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकती है, पॉइंट के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, और वो होल नंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन क्या होंगे, पॉइंट समझाने का क्या है कि अगर लेट्स से इंश्योरेंस डेटा की बात करें तो उसमें एक्सपेंसेस का एक कॉलम था। हो सकता है किसी का इंश्योरेंस की जो एक्सपेंस आ रहा है वो 2000 के अराउंड हो, किसी का 5000 के अराउंड हो, किसी का 15000 हो, पॉइंट में भी आंसर आ सकता है और
इंटीजर वैल्यू में भी आ सकता है, ठीक है। तो कंटिन्यूस डेटा था। क्लासिफिकेशन में हम क्या डिस्कस करते हैं, क्लासिफिकेशन के अंदर हमारा टारगेट कॉलम जो होगा ना वो कंटिन्यूस डेटा नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होगा डेटा हमारे पास ये डेटा होगा फिक्स डेटा, ठीक है। फिक्स डेटा से मुराद कि आउटपुट कॉलम के अंदर जो मेरी यूनिक वैल्यूज़ हैं वो लिमिटेड होंगी। आउटपुट कॉलम के अंदर जो वैल्यूज़ हैं यूनिक वैल्यूज़ वो क्या होंगी, वो लिमिटेड होंगी। लेट्स से इसको इस तरह समझें कि आपने अपने मोबाइल में फेस लॉक लगाया हुआ है, सही है। अब आपने उसको अपनी इमेज दी ना, इमेज देने के बाद उसने आपके कुछ फेशियल फीचर्स को अंडरस्टैंड कर लिया। अब जब अपना फेस आप शो करेंगे उसको तो क्या करेगा वो, या तो अनलॉक हो जाएगा या तो नहीं होगा, ठीक है। तो आउटपुट क्या है, आउटपुट के अंदर सिर्फ दो चीज़ें एक्सपेक्टेड है, यस या नो, ठीक है। सिमिलरली कुछ लोग हैं वो बैंक में जाते हैं लोन्स लेने के लिए, ठीक है। अब जो बैंक मैनेजर है वो क्या करता है, उनसे डिटेल्स मालूम करता है। हो सकता है उसमें उसकी एज हो, उसकी सैलरी की डिटेल हो, उसका घर हो, घर अपना है, किराए का है, ठीक है, और फला उसकी काफ़ी डिटेल्स मालूम कर ली, ठीक है। इन दी एंड क्या रिजल्ट आएगा, या तो उसको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। आउटपुट क्या है, दो कॉलम्स एक्सपेक्टेड है, मतलब दो वैल्यूज़ एक्सपेक्टेड है, यूनिक वैल्यूज़, ठीक है। तो यस और नो एग्जैक्टली। तो ऐसी वैल्यूज़ या ऐसे सिनेरियोज जिसके अंदर आउटपुट कॉलम के अंदर हमारे पास सिर्फ लिमिटेड वैल्यूज़ हों, दो इस वजह से नहीं बोल रहा क्योंकि दो से ज़्यादा वैल्यूज़ हो सकती हैं। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको लेट से। तो अगर हमारे पास आउटपुट के अंदर लिमिटेड वैल्यूज़ हों तो इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन सा एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब लेट से एक तो हमने बाइनरी क्लासिफिकेशन पढ़ ली कि फेस दिखाया या तो अनलॉक होगा तो नहीं होगा, यस और नो क्लासिफिकेशन हो गई, ठीक है। सिमिलरली ईमेल को समटाइम्स स्पैम वाले फोल्डर में डाल दिया जाता है और समटाइम्स इनबॉक्स में आ जाती है, ठीक है। तो अगर ईमेल आ रही है, आइडेंटिफाई करना है कि भाई स्पैम है या नहीं है। किस तरह का हुआ ये, मतलब क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, रिग्रेशन प्रॉब्लम नहीं है, सही है। तो एल्गोरिथम्स भी क्या होंगे, क्लासिफिकेशन वाले ही एल्गोरिथम्स यहाँ पे अप्लाई किए जा रहे होंगे, ठीक है। तो इस क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम के अंदर बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक तो होती है बाइनरी क्लासिफिकेशन जिसके अंदर सिर्फ कितनी वैल्यूज होंगी, दो होंगी, और एक होती है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कहलाता है। मल्टी क्लास मतलब मोर देन 2 वैल्यूज उसके अंदर मौजूद होंगी। इसके अंदर बड़ा थे साइज का है, स्मॉल मीडियम लार्ज होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल उसी पॉइंट पर आ रहा था। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन हो सकती है, दो से ज़्यादा वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। भले ही आपको 10 हों लेकिन होंगी फिर वो लिमिटेड ही। ऐसा नहीं है कि आपकी तमाम, अगर आपके पास 10,000 रोज़ हैं तो 10,000 की 10,000 वैल्यूज़ डिफरेंट नहीं हो सकती। वो क्या होंगी, सिर्फ आपकी टोटल 10 वैल्यूज़ पे मुश्तमिल होंगी, ठीक है। अब लेट से फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक डेटा लिया और उस डेटा के अंदर ना हमारे पास एक मॉडल को हम ट्रेन करते हैं। लेट से उसमें हम जो है ना बंदे की एज मालूम करते हैं, फॉर एग्जांपल उसकी हाइट लेते हैं, ठीक है, उसका वेट कैलकुलेट करते हैं और उसकी फिज़ीक, ठीक है, फिज़ीक देख लेते हैं, मतलब थोड़ा सा हेल्दी सा है या नॉर्मल सा बंदा है। ये तमाम डेटा कलेक्ट करके हम एक आउटपुट कॉलम होता है उसमें हम लेट से उसको क्लॉथ साइज़ या टी शर्ट साइज़ का हम एक कॉलम बना लेते हैं। हमारा मॉडल क्या करेगा, इन सारी डिटेल्स को देखते हुए उसकी टी शर्ट साइज़ के बारे में प्रिडिक्शन करेगा कि उसको स्मॉल आएगी, लार्ज आएगी, वेरी लार्ज आएगी, जो भी आएगी, सही है। तो इस तरह का कुछ डेटा हमारे पास मौजूद है, ठीक। इमेजिन कर लें कि टी शर्ट के हमारे पास कुछ लिमिटेड साइज़ है, मे बी के 10 हों, 20 हों, 25 हों, 100 हों, लिमिटेड ही होंगे ना, 100 से ज़्यादा थोड़ी एक्सीड कर सकते हैं। 100 भी ज़्यादा ही बोल दिए, मे बी कितने होंगे, बहुत ज़्यादा हुए, 10 तक चले जाएंगे। स्मॉल है, वेरी स्मॉल है या लार्ज है, नॉर्मल है, ये सारी की सारी वैल्यूज़ क्या होंगी हमारे पास, यूनिक वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे 10 के अराउंड होंगी। ऑफकोर्स वो रिपीट हो सकती हैं, रिपीट होने में मसला नहीं है, लेकिन जो यूनिक वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, सारी की सारी 10 के अराउंड होंगी, 6 के अराउंड होंगी, 15 हो सकती हैं, ठीक है। लेट से फ्रूट्स क्लासीफाई करने हमने, फ्रूट्स की हमने क्या की, स्पेक्स लिखी हुई हैं कि भाई फ्रूट्स का डायमीटर कितना है, उसकी हाइट कितनी है, ठीक है। इस तरह के डिफरेंट हमने डेटा कलेक्ट किया हुआ है किसी भी फ्रूट्स के बारे में, और फिर हमने इंडियन बताया हुआ है कि भाई वो ऑरेंज है या मैंगो है या क्या है, उसके हमने यहाँ पे फ्रूट्स के नेम्स लिखे हुए। तो अगेन क्या होंगे, ये लिमिटेड होंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा इसके अंदर कोई वेरिएशन देखने को मिल रही हो, ठीक है। तो आपके पास ये जो प्रॉब्लम है किससे रिलेटेड है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है, जिसके अंदर आउटपुट कॉलम तो आपका
कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक से ज़्यादा यूनिक वैल्यूज़ आपको देखने को मिल रही है। और दूसरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम क्या है, बाइनरी क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हमें सिर्फ 2 ही यूनिक वैल्यूज़ एक्सपेक्टेड होंगी। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं? अच्छा, अब सर जैसे ग्रेड्स एग्जैक्टली ग्रेड्स हो गए। तो ये रेस्टोरेंट का जो होता है मेन्यू होता है, जैसे कि हम जो है अच्छा खाना है, बुरा है। अच्छा, वो फीडबैक वाला बोल रहे हैं, बिल्कुल हो सकता है। ग्रेड्स हो सकते हैं कि भाई बंदे ने फॉर एग्जांपल इतने घंटे पढ़ा और फॉर एग्जांपल इस यूनिवर्सिटी में था, इस तरह का कुछ डेटा कलेक्ट कर लिया और प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि भाई उसका ग्रेड क्या आएगा, ए ग्रेड होगा, बी ग्रेड होगा, सी ग्रेड होगा। तो अगेन क्या होंगे, लिमिटेड ही होंगे। ऐसा नहीं कि हम ए से सी तक के चले जाएँ, ए से लेके सी तक जाते हैं मेजोरिटी, बाकी फेल कर देते हैं। सही है, तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो लिमिटेड ऑप्शंस होंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पर हम जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को क्यों सेपरेट रखा गया है, क्यों उसको रिग्रेशन में नहीं डाला गया। सही, मतलब कुछ तो वजह होगी ना कि उसको क्लासिफिकेशन को अलग से डाला गया है, रिग्रेशन में क्यों नहीं आ रहा। एक वजह तो आपको समझ आ गई कि उसका जो डेटा है वो कंटिन्यूस नहीं होता। ठीक है, वो क्या होगा आपका, अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो 0 या 1 दो इनपुट्स, 2 आउटपुट्स होंगे। और अगर वो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है तो मे बी के 0 से लेकर 10 तक के नंबर्स हो जाएं, 0 से 5 तक के नंबर्स हो जाएं। लेकिन अगेन ये क्या है, ये सेपरेट नंबर्स होंगे, पॉइंट का आना इसके अंदर एक्सपेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो वो समझते हैं हम कि वजह क्या है। लेट्स से मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक सिनेरियो लेता हूँ 2 डायमेंशनल डेटा के अंदर कि मेरे पास 2 कॉलम्स हैं। एक के अंदर मैंने आवर्स लिखे हुए कि वो स्टूडेंट कितने आवर्स पढ़ता है और फिर उसका रिजल्ट कैसा आ रहा है। ठीक है, लेट्स से एक बंदा है 4 घंटे पढ़ता है, ये फेल हो रहा है। एक बंदा 8 घंटे पढ़ता है, ये पास हो रहा है। ठीक है, 2 घंटे पढ़ा इसने फॉर एग्जांपल, ये भी फेल हो गया। 3 घंटे पढ़ा, मे बी पास हो जाए, लग चल गया। सही है, एंड सो इस तरह कुछ डेटा मौजूद है। अब अगर मैं आऊँ और अगर मैं ये कंसिडर कर लूँ कि फेल वालों को मैं 0 से डिनोट करूँगा, ठीक है, और पास वालों को 1 से डिनोट करूँगा। सही है, तो मैं आया, मैंने ग्राफ बनाया। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे आवर्स मौजूद है, स्टडी आवर्स, और यहाँ पर रिजल्ट मौजूद है। ठीक है, अच्छा, अब मुझे बताएं कि मेरा जो रिजल्ट है उसमें सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ हैं, 0 या 1। तो 0 कहाँ होगा, 0 यहाँ पर कहीं होगा, और लेट से 1 को मैं यहाँ कंसिडर कर लेता हूँ। 1 मेरे पास ये वाली वैल्यू है। सही है, बीच की कोई वैल्यू तो नहीं हो सकती ना। ठीक है, अच्छा, अब लेट से मैंने डेटा प्लॉट करना स्टार्ट किया, 2 आवर्स उसने स्टडी किया। लेट से मैं बोलता हूँ कि 2 आवर्स यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, मैंने एक पॉइंट यहाँ लगा दिया, 2 आवर्स स्टडी किया और वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो पॉइंट तो यही लगेगा ना भाई, इसी एक्सिस पर लगेगा ना पॉइंट। अच्छा, 3 पे गए, 3 पे क्या हो गया, वो पास हो गया। ठीक है, तो 3 पे क्या किया मैंने, कुछ यहाँ पर पॉइंट बना दिया। सही, सॉरी ऊपर चला गया। लेट से इस जगह पे मैंने पॉइंट बना दिया। ठीक है, अच्छा, फिर क्या हुआ, 4 आवर्स उसने पढ़ा, वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो अगेन क्या होगा, कुछ हमारे पास यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा इस तरह से एक्सिस पे। अगेन 8 को अगर मैं बनाऊंगा, 8 पे क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, तो कुछ यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। अब असल में पॉइंट समझाने का यहाँ पर क्या है कि अगर हम देखें ना, तो हमारे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे या तो 0 वाले एक्सिस पे लाई कर रहे होंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर ही, या तो 1 वाली लाइन पे लाई कर रहे होंगे, इस सीध में लाई कर रहे होंगे। सही है, तो अगर मैं यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन या जो भी हम रिग्रेशंस पढ़ते आ रहे हैं अगर उसको अप्लाई करूँ तो किस तरह से समझेगा, वो किस तरह से लाइन बनाएगा। क्या वो यू लाइन बनाए या इस तरह लाइन बनाए, इस तरह लाइन बनाए, क्या होगा। ठीक है, अगर मैं आपको इसका अच्छा सिनेरियो बताऊं तो यहाँ पे एक और सिनेरियो देखते हैं कि लेट्स से कि मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है जिन्होंने कम आवर्स पढ़ा, वो सबके सब क्या हो गए, फेल हो गए। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने ज़्यादा आवर्स के लिए पढ़ा और वो सबके सब पास हो गए। ठीक है, सिंपल सा रखते हैं डेटा। ठीक है, तो लेट्स से ये वो स्टूडेंट्स है जो पास हो गए और ये स्टूडेंट्स जो फेल हो गए। सही है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं लीनियर रिग्रेशन यहाँ पे बनाता हूँ तो लीनियर रिग्रेशन क्या कोशिश करेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करेगी जो क्या हो सके, डेटा को समझ सके, हमारे डेटा पॉइंट्स को समझ सके। तो लेट से लीनियर रिग्रेशन ने कुछ इस तरह से लाइन बनाई। ठीक है भाई, यहाँ तक चलो मान लिया इसने लाइन सही बना ली। ठीक है, और मैंने इसको बोला कि मेरे पास एक स्टूडेंट है, वो लेट से सिर्फ 5 आवर्स पढ़ता है। ठीक है, एक जैसे टेस्टिंग डेटा आप देते ना, तो टेस्टिंग डेटा मैंने प्रोवाइड किया, मैंने कहा 5 आवर्स स्टूडेंट पढ़ता है। तो इसने क्या किया, इसने 5 आवर्स को यहाँ पर कहीं लोकेट किया। लेट से 5 आवर्स का था यहाँ पर कहीं, और इसने क्या किया, इस 5 आवर्स वाले को
इस लाइन तक लेके गया, सही है, और अगेंस्ट क्या किया, इसकी एक वैल्यू निकाली यहाँ पे, इसकी वाई वैल्यू निकलेगी ना, ठीक है। देखें भले ही उस वैल्यू का होना सेंस नहीं बनाएगा, लेकिन हम उसकी एक वाई एक्सिस पे वैल्यू निकाल सकते हैं ना इस तरीके से जाके। लेट से वो मेरे पास आ जाती है 0.5 से नीचे रखते हैं, लेट से 0.47 रख दिया मैंने, ठीक है, 0.47 रख दिया, ठीक है। तो इसने जो पॉइंट लगाया ना रिग्रेशन की मदद से उसको पता चला कि उसकी वैल्यू 0.47 आ रही है, ठीक है। लेकिन अगेन कि क्या इससे प्रिडिक्शन निकालें, नहीं निकल सकती। हमने पहले वैल्यूज वाई वैल्यू पे जाके वाई एक्सिस पे जाके उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, निकाल ली, फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, कुछ नहीं डिसाइड कर पा रहे। अब आप बोलेंगे 0.5 से कम है तो नीचे कर दो, मतलब फेल कंसिडर होगा, 0.5 से अब है तो पास कंसिडर होगा। लेकिन ये क्लासिफिकेशन है, ये जो आपके माइंड में चीज़ चल रही है क्लासिफिकेशन के अंदर आएगा, हम रिग्रेशन के हिसाब से सोच रहे हैं, ठीक है। तो रिग्रेशन यहाँ पे क्या हो गई, फेल हो गई, नहीं सही से पता चल पा रहा। अच्छा एक और चीज़, अब समझे बात को, अगर डेटा के अंदर आउटलायर आ गया मेरा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या कुछ ऐसे पॉइंट्स आ गए जो बहुत ज़्यादा की तरफ है, मतलब ऐसे स्टूडेंट भी तो हमारे पास होंगे ना कि वो 18 घंटे पढ़ते हो भाई। अगर हम कॉलेज लाइफ को कंसिडर कर लें तो कुछ स्टूडेंट्स तो पढ़ते ही नहीं थे, सिर्फ कॉलेज गए, कॉलेज में भी जाके वो बंक कर रहे हैं, क्लासेस में बैठ ही नहीं रहे, ठीक। और कुछ स्टूडेंट ऐसे कॉलेज में ही पढ़ रहे हैं, घर जाके ही पढ़ रहे हैं, सिर्फ सोने के लिए उनको टाइम मिलता है बस, ठीक है। तो अगर कुछ इस तरह के स्टूडेंट्स आ गए, लेट से वो 18 घंटे पढ़ते हैं, 20 घंटे पढ़ते हैं, तो वो कहाँ आएंगे, डेफिनेटली उनके पॉइंट्स यहाँ पर कहीं लाई कर रहे होंगे, सही है। तो अब मेरे पास ये लाइन चेंज हो जाएगी बिल्कुल से। अगर ये लाइन अब मैं इस तरह से बनाऊँ तो क्या हुआ, पहले मेरे पास जो पॉइंट 0.47 बता रहा था एक नंबर, अब मेरे पास वो पॉइंट क्या मिलेगा, और कम वैल्यू शो कर रहा है, समझ रहे हैं। अब जब मैं मतलब न्यू डेटा को प्रोवाइड करूंगा तो क्या हो रहा है, पहले कुछ बता रहा था उसको, बाद में कुछ और बता रहा है, क्यों, क्योंकि सिर्फ कुछ आउटलायर्स आ गए हमारे डेटा के अंदर, जिसकी वजह से उसका बिहेवियर चेंज हो गया। तो अगर इसको समराइज़ करें तो पॉइंट यहाँ पर ये समझाने का कि जो हमारे 0 और 1 या कुछ फिक्स वैल्यूज़ वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको रिग्रेशन से नहीं सॉल्व किया जा सकता। पहली वजह कि अगर आउटलायर आ गया तो उसका बिहेवियर बिल्कुल से चेंज हो जाएगा, और अगर आउटलायर ना भी हुआ तो भी वाई वैल्यू की मदद से हम कोई मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर आता है क्लासिफिकेशन का एल्गोरिदम, और वो क्लासिफिकेशन किस तरह से फिर हैंडल की जाती है। हमारे पास एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है हमारा कि हमारे जो कुछ पॉइंट्स होते हैं वो इस जगह पर लाई कर रहे होते हैं, मैं समझाता हूँ इसको, और कुछ पॉइंट्स हमारे जो पॉजिटिव वाले होते हैं वो इस जगह लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसका एक कर्व बन के आता है, और ये कर्व एस टाइप कर्व होता है, बनाने की कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा सा। कुछ इस तरह का ये एस टाइप कर्व होता है। अगर आपने आपके माइंड में तो इसको हमने नमपाई के दौरान पढ़ा था सिग्मॉइड फंक्शन के नाम से, सिग्मॉइड फंक्शन, ठीक है। सिग्मॉइड फंक्शन क्या होता था हमारा, 1/1 प्लस ई एक्सपोनेंट नेगेटिव एक्स। तो इस फंक्शन की मदद से हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इनपुट वाली वैल्यूज़ प्रोवाइड करके हम क्या करते हैं, इस फंक्शन की मदद से कुछ वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं, और उन वैल्यूज़ के बिहाफ पे हमारे पास क्या होता है, ये कुछ एस टाइप कर्व बनकर आता है, ठीक है। और इस एस टाइप कर्व की मदद से हम फिर क्लासिफिकेशन को क्लासिफिकेशन कर पा रहे होते हैं, ठीक है। अब लेट से यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है छोटा सा, इसको डिस्कस कर लेते हैं। थ्रेशोल्ड एक नंबर होता है हमारा, ठीक है, थ्रेशोल्ड एक नंबर होता है 0.5 का। तो क्या होता है कि अगर मेरे पास इस फंक्शन में मैंने कुछ वैल्यूज़ डाली, फंक्शन ने मुझे बताया आउटपुट लेट से 0.4, ठीक है। कितना आउटपुट दिया मुझे उसने, 0.4 का आउटपुट दिया। मैं इसको सही से बना दूँ ज़रा, कुछ इस तरह करके कर्व बनता है, ठीक है। और मेरे पास क्या है, लेट से ये सेंटर है, ये 0.5 की वैल्यू है, ठीक है। तो जो बच्चे फेल हो रहे हैं वो डेफिनेटली इस जगह लाई कर रहे हैं, उनकी जो सिग्मॉइड वैल्यू है 0.5 से कम आ रही है। और कुछ बच्चे जो पास हो रहे हैं उनकी सिग्मॉइड वैल्यू क्या होगी, 0.5 से अब आ रही होगी, ठीक है। तो एक थ्रेशोल्ड सेट कर दिया जाता है 0.5 का, कि अगर किसी का सिग्मॉइड से निकलने वाला आंसर, सिग्मॉइड से मिलने वाली वैल्यू अगर वो 0.5 से अबव है तो हम उसको किस कैटेगरी में डालेंगे, पास वाली कैटेगरी में डालेंगे। और अगर उसकी वैल्यू कम है वो वाली जो सिग्मॉइड की मदद से मिली तो हम उसको किस में डाल देंगे, फेल वाली कैटेगरी में इसको डाल देंगे,
ठीक है। अब इस पर डिस्कशन करनी है कि हम 0.5 क्यों रख रहे हैं, 0.3 क्यों नहीं रख रहे, 0.7 क्यों नहीं रख रहे, ये सारी डिस्कशन करनी है हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। तो खैर ये ओवरऑल आइडिया था कि हम इस तरह का एक कर्व बनाते हैं, और ये कर्व भी किसकी मदद से बन रहा होता है, हमारा सिग्मॉइड फंक्शन की मदद से बनता है, और हम इसी सिग्मॉइड फंक्शन को फर्दर टेस्टिंग वाले डेटा के लिए इस्तेमाल करके क्लासीफाई करते हैं कि मेरे पास वो डेटा है वो 1 के अंदर आएगा या 0 के अंदर आएगा, ठीक है। तो इसको इतने रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे।